नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म परिहार पाठशाला पर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने बारे में दे देता हूं। मैं हूं अर्जुन परिहार एंड आई एम करंटली सर्विंग एज सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज। जहां तक टीचिंग बैकग्राउंड की बात है, आई हैव बीन इन टीचिंग फ्रॉम 2016 टू 2020 एंड आफ्टर दैट सिंस आई ज्वाइंड रेलवेज, तो उसके बाद मौका नहीं मिला। लेकिन इस दौरान पिछले 5 सालों में मैंने जैसे और भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए। जैसे आपका JKPSI के 2-3 बार एग्जाम हुए, तो मैंने दोनों बार उस एग्जाम को क्वालिफाई किया। एंड आई एम हियर टू गाइड कि किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके क्या क्या गलतियां जो बच्चे करते हैं वो नहीं करनी है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जितना भी कंटेंट रहेगा दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें जो होंगी इस चैनल पे वो आपको सारी की सारी फ्री रहेंगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी इस चैनल पे कि भाई कि बस सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे कि पढ़ाई की कैसे जाती है, किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे किया जाता है, आपके अंदर वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कैसे बूस्टअप करना है। तो इस तरीके से एक नई सोच जो है वो हम लेके आएंगे। पढ़ाई तो वही है लेकिन सोच जो है वो एक नई होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि अभी एनटी का एग्जाम है, एनटी के नोटिफिकेशन आई है। इससे पहले JKPSI की नोटिफिकेशन भी इनलाइन है, मतलब निकली हुई है। तो ये दोनों एग्जाम्स आपके इनलाइन है। तो आपको आपको ये ध्यान रखना है कि इन एग्जाम्स को मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है इन एग्जाम्स में। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां जो है आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज। खासकर वो बच्चे जो पहली बार इस एग्जाम को अप्रोच करने जा रहे हैं, तो उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, तो आपको इस 4 महीने में अपनी स्टडी को किस तरीके से प्लान करना है, ये आपको सबसे पहले बनाना है। कि भाई अगर 4 महीने का टाइम है तो कम से कम 3 महीने में मेरा सिलेबस हो जाए और लास्ट के 1 महीने में उसको रिवाइज करूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। तो आपके पास एक टारगेट्स होने चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में मुझे इतनी चीज करनी है और उसको फिर डेली डिसिप्लिन वे में उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये रहा आपकी, ये आपको पहली चीज जो आपको करनी है। तो दूसरी किस चीज का ध्यान रखना है आपको, दूसरा ध्यान रखना है आपको सिलेबस का। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है तो उसके साथ में जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है, जो भी जैसे JKSSB है हमारे केस में, तो वो आपको एक ब्लूप्रिंट देती है कि भाई सिलेबस देती है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उस सिलेबस को थॉरोली रीड करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ एवरी टॉपिक इन द सिलेबस कि किस टॉपिक की क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो ये आपको थॉरोली रीड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप को फोकस तरीके से उस चीज को पढ़ाई करनी है कि वेल प्लान तरीके से आपको सिलेबस को टारगेट करना है कि मुझे कितने टाइम पीरियड में सिलेबस को कवर करना है। तीसरी चीज बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जो सिलेबस तो आपने पढ़ लिया लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। यू नीड टू रिवाइज थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपको चीजों को रिवाइज करने की जरूरत हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, आपकी रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है और चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, इस बीच में आप नई नई चीजें और भी सीखेंगे। हो सकता है पहली बार जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपने उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, जब आप उसी चीज टॉपिक को दूसरी बार पढ़ते हो तो आपको 10 चीजें और समझ आती हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है तो देर इज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज को अवॉइड करना है सबसे पहले तो, क्योंकि हर जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वो आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि आप जब चीजें वो एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपके पास इतना दिमाग में चीजें भरी होंगी कि आप उसको बाद में सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। दूसरा क्या है कि आप इसमें इश्यूज क्या रहते हैं, क्योंकि हर एक टीचर की एक अलग मेथोडोलॉजी होती है पढ़ाने की। कोई टीचर किसी मेथड से पढ़ रहा है, कोई टीचर किसी मेथड से पढ़ा रहा है आपको, तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। तो आपको जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। और आजकल के टाइम पे मैं क्या देख रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ने की जो होती है ना, बुक रीडिंग, ये सारी चीजें भूल चुके हैं लोग। वो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चे को कि मैं खुद से रीड करके भी पढ़ सकता हूँ। तो वो थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट भी आपको डेवलप करने की जरूरत है। 5वीं गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है वो एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन योर स्टडी एंड बिटवीन द एग्जामिनेशन और जो आपकी पढ़ाई का जो गैप है उस गैप को कम करता है मॉक टेस्ट। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ के आएगी। अब मॉक टेस्ट से होता क्या है, एक तो इसकी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा आपकी इससे स्पीड, जिन बच्चों को स्पीड का इशू होता है कि इतने टाइम पीरियड में इतने क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपकी क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट जो है वो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक और चीज का ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट रिलायबल सोर्सेज से देना है। क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने वाले भी ऐसे होते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कहीं भी डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, रिलायबल सोर्सेज जो भी होंगे आपकी नजर में, उन सोर्सेज से आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। ठीक है, अब जहां तक इस प्लेटफॉर्म की बात है परिहार पाठशाला की, तो इस पे हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो रीजनिंग का उठाने जा रहे हैं। जहां तक एनटी की बात है उसमें देखा आपने कि 18 मार्क्स का पेपर है रीजनिंग का।
तो देखिए क्या होता है, जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन जो कट ऑफ जितना भी रहता है उसके अराउंड प्लस माइनस 2% जितनी भी जनता है वही कंपटीशन है। मान लीजिए अगर कोई 80% पे 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 100 और किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, तो वो कंपटीशन में नहीं है आपके। कंपटीशन में कौन है? जो 75, 76 या 78 इसके आसपास के बच्चे हैं, ये कंपटीशन में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, ये मैथ वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपको बिल्कुल गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बच्चे 77, 78 नंबर पे आके रह जाते हैं, उनका रीजन यही होता है कि उनका एक नंबर कहीं कंप्यूटर में छूट गया, एक दो नंबर कहीं रीजनिंग में छूट गए भाई। और उस एक एक दो नंबर जो आपके छूट रहे हैं ना, वो नहीं छूटने चाहिए। जीएस क्या है? जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, दे आर टेक्निकल इन नेचर, ठीक है, और ये दे आर कंसेप्चुअल इन नेचर। तो इसमें क्वेश्चन गलती करने के कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम उठाने जा रहे हैं दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग के क्लासेस आपको जल्दी इस चैनल पे मिलेंगे। तो बाकी हम क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।